प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि अब ज़्यादातर बच्चे अपना वर्क करके सेंड करना उन्होंने शुरू कर दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों से फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि प्यारे बच्चों, ये आपके भविष्य का सवाल है। आप एक बोर्ड की क्लास, सीबीएसई बोर्ड की क्लास है, आपकी ये बेस क्लासेज है, इसी पर आपका पूरा जीवन डिपेंड करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप पढ़ना शुरू कर दें। जो होमवर्क टीचर्स दे रहे हैं उस होमवर्क को आप अवश्य करें और करके उस होमवर्क को अपने टीचर्स के पास सेंड अवश्य करें, ताकि आपका अच्छी तरह से मूल्यांकन हो सके कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ये बातें बार बार बताने की नहीं है। हर टीचर्स आपको इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन समय समय पर दे रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं कर रहा है। हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर भी लगातार आपकी रिपोर्ट ले रहे हैं कि कौन बच्चा घर पर पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। वो भी आप पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी वर्क आपके टीचर्स आपको देते हैं उस वर्क को कंप्लीट करके आप अपने टीचर्स के पास अवश्य भेजें। थैंक यू। आज जो आपका लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं वो लेसन है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस रिवीजन के अंदर कि साउथ एशिया क्या है। देखो, साउथ एशिया जो क्षेत्र है, ये इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये देशों का जो समूह है ये साउथ एशिया के अंदर आता है। वैसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यदि हम देखना चाहें तो साउथ एशिया का जो क्षेत्र है वो उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी से लेकर और पश्चिम के अंदर अरेबियन जो सी है, अरब सागर के बीच में जो क्षेत्र है, इसकी एक भौगोलिक एक सांस्कृतिक अलग ही एक विरासत है। इस सांस्कृतिक और भौगोलिक और भाषाई विभिन्नताओं के बावजूद ये क्षेत्र एक अपनी अनोखी पहचान रखता है और इसी अनोखी पहचान के कारण इसको साउथ एशिया का नाम दिया गया है। तो ये कहलाता है साउथ एशिया। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इन साउथ एशिया, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन साउथ एशिया विच कंट्री हैव ए सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखो, साउथ एशिया के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो साउथ एशिया के अंदर जितने भी कंट्री है उन्हीं से रिलेटेड आंसर्स होंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं देशों से रिलेटेड, जो साउथ एशिया के अंदर कंट्री आते हैं उन्हीं देशों से संबंधित आंसर होंगे। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। इन साउथ एशिया विच कंट्रीज हैव ए सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब हम ये देखेंगे कि जितने भी ये 7-8 जो भी देश हमने आपको बताए हैं, तो इन देशों के अंदर वे कौन से देश हैं जिनके अंदर जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, वे देश कौन से हैं। तो उसमें हम बताएंगे श्रीलंका एंड इंडिया। साउथ एशिया के अंदर ये जो 2 देश ऐसे हैं जहां हमेशा क्या रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वहां हमेशा अस्तित्व में रही है। लेकिन उसके बाद हम आपको बताएं, जिससे नेपाल के अंदर मोनार्की रहा है, पाकिस्तान के अंदर सिविल और मिलिट्री दोनों रूल रहे हैं, इसी तरह से म्यांमार में मिलिट्री शासन रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरह के अलग अलग शासन रहे हैं। तो केवल जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो केवल श्रीलंका और इंडिया में ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साउथ एशिया विच कंट्री हैव एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं कि साउथ एशिया के अंदर वो देश बताइए जिसके अंदर लोकतांत्रिक और जो मिलिट्री शासन का अनुभव रहा है, मतलब दोनों प्रकार का शासन साउथ एशिया के अंदर वो देश बताने जहां सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स दोनों रहे हैं। तो वो देश है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर सैनिक शासन भी रहा है और लोकतांत्रिक शासन भी रहा है। इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी सैनिक शासन रहा है और लोकतांत्रिक शासन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लास्टेड इन नेपाल टिल विच ईयर्स। अब देखिए, नेपाल के बारे में बताया गया संवैधानिक जो राजतंत्र है वो नेपाल में कब तक रहा।
संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नेपाल में कब तक रहा? वो रहा 2006 तक, 2006 तक लोकतांत्रिक शासन नेपाल के अंदर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोनार्क हैज इनिशिएटेड प्लान्स फॉर इट्स ट्रांजिशन टू मिलिट्री डेमोक्रेसी? अब इसके अंदर क्या है, विच मोनार्क हैज इनिशिएटेड, वह कौन सा राजतंत्र है जिन्होंने अपने आप को बहुदलीय लोकतंत्र के अंदर बदलना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र, बहुदलीय लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसके और जाना शुरू कर दिया, ट्रांजिशन परिवर्तन करना शुरू कर दिया, वो एक मोनार्क है, वहां राजा का शासन है। तो उस देश का नाम बताइए जिसने अपने आप को बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली के तरफ परिवर्तन करना शुरू कर दिया, वो है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1968 विच कंट्री वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अब आपको ये बताना है कि 1968 के अंदर वो देश जो पहले गणतंत्र था उसने अपने आप को किसमें, इन 1968 विच कंट्री वाज ट्रांसफर्ड इनटू रिपब्लिक? देखो 1968 के अंदर वो देश कौन सा है, उस देश का नाम बताना है जिसने 1968 के अंदर गणतंत्र बना और जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को उन्होंने अपनाया, तो वो देश है मालदीव। ध्यान दीजिए 1968 के अंदर वो गणतंत्र बना था, लेकिन कौन सी प्रणाली को अपनाया उन्होंने? प्रेसिडेंशियल सिस्टम को उन्होंने अपनाया 1968 के अंदर, 1968 में, तो वो देश है मालदीव। इन विच ईयर इंडिया पाकिस्तान वाज वार टुक प्लेस? कौन से सन के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ? तो इसके अंदर 1965 में भी है, 1971 में भी है। तो मेन जो 1971 का युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। व्हाट फैक्टर्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी? अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल भी रहा है, वहां सिविलियन रूल भी रहा है, लेकिन ये मिला जुला जो शासन रहा है वहां पर डेमोक्रेसी किस कारण से फेल हो गई? लोकतांत्रिक, जैसे भारत के अंदर जब से आजाद हुआ है, भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे, तो भारत में तो हमेशा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये परिवर्तन होता रहा है, वहां कभी लोकतांत्रिक शासन रहा है, कभी वह मिलिट्री रूल रहा है। तो डेमोक्रेसी का असफल होने का मेन कारण क्या है पाकिस्तान के अंदर? तो उसके अंदर बहुत से कारण, लेकिन इसमें मैं कुछ रीजन बता रहा हूं। एक तो मिलिट्री, वहां के मिलिट्री जो रूल है, मिलिट्री वहां की हमेशा ये सोचती है कि यदि मिलिट्री रूल वहां पर क्या क्यों गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर उन्होंने गलत मैसेज दिया हुआ है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है और केवल मिलिट्री के द्वारा ही जो लोकतांत्रिक वहां की सरकारें होती है वो बहुत कमजोर होती है और मिलिट्री रूल के द्वारा ही भारत के साथ मुकाबला किया जा सकता है। इसी तरह क्लर्की, वहां के जो क्लर्की लोग होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उनके द्वारा भी गलत प्रचार किया जाता है। और लैंड ओनिंग ऑटोक्रेसी, और जो भूस्वामी होते हैं, ये जो कट्टरपंथी है वहां के पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच में कभी भी संबंध अच्छे होने नहीं दिए। इस कारण से हमेशा वहां डेमोक्रेसी के ऊपर किसका रूल रहा है? मिलिट्री शासन का हमेशा रूल रहा है। डेमोक्रेसी को वहां कमजोर बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 1947 टू 1971, 1947 से 1971 बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ विच कंट्री? 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश कौन से देश का हिस्सा था? तो सबको पता है कि 1971 के अंदर बांग्लादेश एक आजाद देश घोषित हुआ था, भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी और भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। तो ये जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था 1947 से 1971 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बांग्लादेश केम टू एग्जिस्टेंस? कौन से ईयर के अंदर बांग्लादेश अस्तित्व में आया? तो वो है 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज वर्किंग इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की गवर्नमेंट काम कर रही है? तो वहां पर है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विद मल्टी पार्टी सिस्टम। वहां पर प्रतिनिधात्मक मूलक लोकतंत्र की बहुदलीय शासन प्रणाली वहां पर काम कर रही है। इन विच ईयर श्रीलंका गोट इट्स इंडिपेंडेंस? आगे जो क्वेश्चन है वो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि श्रीलंका को आजादी कब मिली? तो भारत के 1 साल के बाद। देखो, इन विच ईयर श्रीलंका गोट इट्स इंडिपेंडेंस? भारत को श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? 1948 को मिली। 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वाज डिमांडेड फॉर तमिल इलम इन श्रीलंका। ध्यान दीजिए कि तमिल इलम की श्रीलंका में कौन मांग कर रहा था। तमिल इलम क्या है, ये आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर बहुत सिविल वार हो रहा था, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। जो श्रीलंका के अंदर जितने भी सिंहली जो लोग थे वो 74% श्रीलंका में सिंहली निवास करते थे, जबकि 18% वहाँ तमिल थे, जिसमें 13% श्रीलंकन तमिल और 5% वहाँ इंडियन तमिल थे। तो श्रीलंका के अंदर तमिलों के बीच में और सिंहली के बीच में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, वहां पर मेजोरिटेरियनिज्म मेजर को अपनाया, बहुसंख्यकवाद को अपनाया और सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो किसको दे दी? सिंहली लोगों को दे दी। तमिलों को वहां पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो उन तमिलों ने मिलकर क्या किया, अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन ने मांग की तमिल इलम स्टेट की। श्रीलंका के अंदर उनके लिए एक तमिल इलम नाम का अलग स्टेट होना चाहिए। और वो कौन सा संगठन था? वो था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने किसकी डिमांड की? तमिल इलम एक अलग से स्टेट तमिलों के लिए बनाने के लिए डिमांड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1940। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1948 में युद्ध हुआ, रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ विच इंडियन स्टेट, उससे भारत के कौन से राज्य का बंटवारा हो गया, विभाजन हुआ। 1948 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके कारण से भारत के कौन से स्टेट का विभाजन हो गया? वो हुआ कश्मीर का, कश्मीर राज्य का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी। कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि कब हुई? सिंधु इंडस रिवर है और भारत इंडस के जो ऑर्डिनेट है वो कहां से होते हैं? महाबलेश्वर के पास से होता है इसका। और ये जो इंडस रिवर है वो लद्दाख से, गिलगित से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो जो इंडस रिवर है इसमें जल विवाद, जल बंटवारे का विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई कि भारत कितना हिस्सा, भारत उस सिंधु नदी का कितना % जल प्राप्त करेगा और पाकिस्तान को कितना जल प्राप्त होगा। इस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी और वो संधि हुई थी 1960 में, 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सार्क वाज फाउंडेड। अब सार्क के बाद में साउथ एसोसिएशन, क्या है ये? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ध्यान दीजिए ये सार्क है वो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब साउथ एशिया, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका नाम है सार्क। और सार्क के अंदर इसकी स्थापना को भी ये पूछा गया है क्वेश्चन, इन विच ईयर सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका नाम है। इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। अब सार्क के क्यों हुई थी कि सार्क के जो सदस्य देश हैं इसके अंदर उन देशों का विकास करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये सार्क की स्थापना की गई थी 1985 के अंदर। अब मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको देखना है, सबसे पहले इंडो पाक वार जो दिया गया है, शिमला एग्रीमेंट, सार्क फर्स्ट समिट, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कैंपेन इन श्रीलंका एंड फरक्का एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो सबसे पहले देखिए इंडो पाक वार, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? वो हुआ था 1965 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको बताया सार्क फर्स्ट समिट कहां हुआ? 1985 के अंदर हुआ। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कैंपेनिंग इन श्रीलंका, भारत ने शांति सेना कब भेजी? वो भेजी गई वहां पर 1987 के अंदर। इसी तरह से शिमला जो एग्रीमेंट है वो 1972 के अंदर हुआ। इसके बाद फरक्का एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो एक बच गया, वो कौन सा बच गया? 1996 के अंदर बच गया। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि इंडो पाक वार कब हुआ, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ, सार्क फर्स्ट समिट कब हुआ और भारत ने
श्रीलंका के अंदर शांति सेना का जो अभियान किया था, भारत ने क्या किया, श्रीलंका के अंदर जो गृह युद्ध छिड़ रहा था उसमें शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी थी। और फरक्का एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच में कब हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आपको दे रहे हैं, जो सभी क्वेश्चन को कर आपने मेरे को सेंड करना है। थैंक यू।